Today's topic is Bayes theorem. Bayes theorem. Bayes theorem is an important topic of probability. Bayes theorem स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड दूसरा व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी Bayes theorem, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं Bayes theorem का यूज़ करके देखते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है जिसमें हमने फार्मूला 11th क्लास का है फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, सपोज ये सिचुएशन है हमारे सामने, वी हैव टू बैग्स हैं और इन बैग्स में डिफरेंट कलर्स की बॉल्स रखी गई हैं। सपोज इस बैग में 2 वाइट कलर की बॉल्स हैं एंड 3 रेड कलर की बॉल्स हैं। 2W मीन्स 2 वाइट कलर एंड 3 रेड। सेकेंड वाले बैग में 3 वाइट कलर की बॉल्स हैं एंड 4 रेड कलर्स की बॉल्स हैं। ओके, एंड सपोज एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक स्टूडेंट बना देता हूँ मैं, दिस इज द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है। अब कंडीशन ये है, ये स्टूडेंट है, कंडीशन ये है कि इसकी आंखें बंद है, मतलब आंखों को बंद करके अब इसे इस बैग में से बॉल को सेलेक्ट करना है और कैसी बॉल निकालनी है, रेड कलर की बॉल इस स्टूडेंट को फाइंड आउट करनी है इस बैग से। सो अब ये स्टूडेंट या तो फर्स्ट बैग से रेड निकाल सकता है या फिर सेकंड बैग से, नॉर्मल है। तो इसका पहला स्टेप होगा बैग को सेलेक्ट करना। फर्स्ट बैग से अगर बॉल निकालता है तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो 3 अपॉन टोटल कितने हो जाएंगे 5, और यहाँ पे रेड बॉल्स हैं 4 अपॉन टोटल दैट इज 7। बट हमें बैग को भी सेलेक्ट करना है एंड द प्रॉब्लम इज इसने बॉल निकाली और आपको दिखाया कि ये तो रेड कलर की बॉल है, दिस इज ऑफ रेड कलर। इसने हाथ में एक बॉल निकाली, आंखों पे पट्टी थी और ऐसे दिखाया आपको कि दिस इज द रेड कलर बॉल्स। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी, रिवर्स कर रहा हूं, बॉल इसने निकाल ली है बैग से, बैग का कलर भी नोट, बॉल का कलर भी नोट कर लिया है दैट इज रेड कलर, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बैग 1। या फिर आपसे पूछा जाए कि ये रेड कलर की बॉल निकाली जो इसने, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये फर्स्ट बैग से निकाली है, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि ये सेकंड बैग से निकाल ली है। तो मैथमेटिशियन के पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम लाइक दिस। ये एक तो बैग का सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स हो रही हैं, एक तो बैग का भी सिलेक्शन करना है और दूसरा आपकी इवेंट तो कंप्लीट हो गई, रेड बॉल निकालना था, आपने टारगेट पूरा कर लिया या जो भी हुआ। अब रेड बॉल के बाद हम रिवर्स कर रहे हैं, अब रेड बॉल निकालने के बाद ये पूछा जा रहा है कि ये किस बैग से बॉल निकाली है, दैट इज, सो दिस इज द केस इज आल्सो नोन एज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी का भी, इसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, बेस थ्योरम को। ये प्रॉब्लम काफी टाइम तक हमारे लिए प्रॉब्लम्स बनी हुई थी। 1750 इसके आसपास एक मैथमेटिशियन थे जॉन बेस, जिनके नाम से हमारा बेस थ्योरम भी है। तो जॉन बेस ने इसका सॉल्यूशन दिया एक थ्योरम का यूज़ करके जिसको बेस थ्योरम बोला जाता है। तो इन्होंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम लाइक दिस। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है और बेस थ्योरम है। प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू मल्टीपल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, जनरल प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड आउट करनी है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि रेड बॉल निकाला जाए, तो सिंपल होता। और यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स पे डिपेंडेंसी है, तो फर्स्ट हम बैग का सिलेक्शन कर रहे हैं, देन आपको रेड बॉल निकालनी, फिर सेकंड बैग का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल केस होता। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से तो हम ये फर्स्ट बैग से निकालना बता सकते हैं कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया, देन क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमारी बॉल निकाली जाए। ऐसे सेकंड बैग सेलेक्ट किया, क्या प्रोबेबिलिटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ये प्रॉब्लम्स आई थी मैथमेटिशियन के सामने और उन्होंने इसको सॉल्व किया। और सॉल्व करने वाले मैथमेटिशियन थे जॉन बेस, और 17 इनको
डेथ के बाद लोगों ने जाना कि इन्होंने जो थ्योरम दी है काफ़ी यूज़फुल है, तो 1763 के आसपास आफ्टर डेथ ऑफ जॉन बेस उनको पूरा ऑनर दिया गया और बेस थ्योरम, इसका नाम प्रॉपर बेस थ्योरम रखा गया। उन्होंने जब नाम दिया था तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स बोला था। तो अभी रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स एंड बेस थ्योरम दे आर सिमिलर। ओके, अब इस थ्योरम को स्टार्ट करने के लिए और थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम वन बाय वन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा पार्टीशन ऑफ सेट का, पार्टीशन ऑफ सेट। दूसरा होगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स, एक थ्योरम और हमें पढ़नी है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये थ्योरम आप जानते हो बट अभी इसको हम स्टार्टिंग से देख लेंगे, इसका प्रूफ भी, प्रोबेबिलिटी थ्योरम। एंड लास्ट इन दोनों का यूज करके हम बोलेंगे बायस थ्योरम, बेस थ्योरम, बेस थ्योरम। ठीक है, तो बेस थ्योरम हम पढ़ लेंगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स भी पढ़ेंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर बेस थ्योरम पढ़ेंगे, बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये टारगेट है आज की क्लास का। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसे पढ़ के फिर बेस थ्योरम पढ़ लेना, तो इजिली आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। इन दोनों थ्योरम्स में, टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम में, आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि प्रॉब्लम्स आएगी तो हाउ वी डील विद द फार्मूला ऑफ बेस थ्योरम, हाउ वी डील विद द फार्मूला ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है, इनफैक्ट बेसिक टॉपिक है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। बस सिंपल सिंपल से टॉपिक है, एक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आता तो यू नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरी टेक्निक है, बट ये थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर देगा अगर आपने तो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट देखे। प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर लोगे, वो एक अलग डिस्कशन होगा, इसके बाद करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन इन जनरल नहीं पूछे जाते हैं, बट आपके सिलेबस में है तो देख लेते हैं, थोड़ा आपका नॉलेज भी बिल्डअप हो जाएगा। सपोज ये हमारे पास सेट है और इस सेट को मैंने 4 पार्ट्स में 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहा हूँ। मे बी एनी फाइनाइट नंबर पार्ट्स में पार्टीशन हो सकता है, बट यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दिस इज द पार्ट 1 E1 एंड से दिस इज पार्ट E2 एंड दिस इज पार्ट E3। 3 पार्ट्स में मैंने इस सेट को डिवाइड किया है, क्योंकि हमें 3 पार्ट्स के डिवीजन ही पढ़ने हैं। वैसे तो बुक में n पार्ट्स तक के हैं, तो यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स के एग्जाम्पल्स को ले रहा हूँ और बाद में उसको एक्सटेंड कर दूंगा n पार्ट्स तक के लिए इन जनरल। और एक और इवेंट है जो इन तीनों इवेंट से एसोसिएट हो रहा है, से दिस इज A। ओके, ये आप ध्यान रखना। पार्टीशन मीन्स उसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए, और पार्ट भी कैसे हैं, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। पार्टीशन का मतलब ये है, और इन सारे पार्ट्स को अगर हम कलेक्ट करें, यूनियन करें, तो दैट इज सैंपल स्पेस, हमारा पूरा कंप्लीट सैंपल स्पेस। ये कंडीशन होती है, 2 कंडीशन अगर कंप्लीट हो रही है, मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हो रही हैं, तो वी कैन टर्म एज पार्टीशन। तो इसको हम पार्टीशन बोलते हैं। ओके, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस। एक्चुअली ये सैंपल स्पेस है, सेट लिख दिया था, सेट का भी पार्टीशन है, बट यहाँ पे तो हम सैंपल स्पेस वर्ड यूज करेंगे, सेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दैट इज सैंपल स्पेस। तो ये हमारा सैंपल स्पेस एस है। ओके, अब ये तो पार्टीशन के लिए थोड़ी सी आपके लिए कंडीशंस हो गई। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमें बेसिकली पढ़ना है, जिसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स क्या है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे और ये कॉन्सेप्ट भी करेंगे। ओके, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, सपोज S इज द सैंपल स्पेस एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस सैंपल स्पेस इन 3 पार्ट्स। से दिस इज E1, दिस इज E2 एंड दिस इज E3। एंड एक तीसरी एक इवेंट है A, जो इन सारे से एसोसिएट होता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ओके, कोई भी 3 टास्क हो गए,
बट एक ऐसा होगा कोई टास्क जो सारे में कॉमन होगा, आप ऐसे बोल सकते हो ना, सारे में कहीं ना कहीं उसका छोटा छोटा पार्ट है, तो ए इज दैट वन। ए इज कैन बी रिटन एज, जिन्होंने ए इंटरसेक्शन एस, एस क्या है, एस इज द सैंपल स्पेस, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं स्मॉलर सेट के साथ तो दैट इज द सेट, इट कैन बी रिटन लाइक दिस। बट यहाँ पे एस क्या है, ए इंटरसेक्शन एस क्या है, ए E1 E2 E3, इन सारे ही सेट का यूनियन है, तो ए E1 यूनियन E2 यूनियन E3। ये मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के। अभी थ्योरम्स का स्टेटमेंट लास्ट में आएगा, स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन अगर एक बार आपको समझ में नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लास्ट में कंक्लूड होगा दैट इज इंपॉर्टेंट। बट ये भी बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग है। आप देखिए तो अब यहाँ पे इंटरसेक्शन और यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट मीन्स आई कैन राइट ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन ए इंटरसेक्शन E2 यूनियन ए इंटरसेक्शन E3. This is rewrite, that is the distribution of intersection over union, simple one. अब probability of A क्या होगी, जो that is equal to probability of A intersection E1, और यूनियन के लिए हम क्या यूज़ कर देते हैं, प्लस का साइन यूज़ होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको लिख सकता हूँ A intersection E3 E2 एंड A intersection probability of A intersection E3, सिंपल, ये मीनिंग थी। दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सिंप्लीफिकेशंस, उन्हीं का यूज़ करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन E1 प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन लाइक दिस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने पढ़ी थी, दैट इज P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A बाई E1, A बाई E1 प्लस E2 probability of A by E2 प्लस probability of E3, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, A by E3, simple, that is the P of A. So this is the total probability theorem, यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिससे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी व्हाट इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एक्चुअली है क्या, ये और क्लियर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ए दैट इज E1 P ऑफ A E1 E1 E2 E3 क्या है, दे आर द पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एंड A इज द इवेंट एसोसिएटेड विद दिस वन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। प्रोबेबिलिटी थ्योरम दोनों से ही फुल क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते थे, टोटल से भी या फिर बेस से, दोनों में से एक क्वेश्चंस आते हैं। बट अब इस साल तो मैक्सिमम 5 मार्क्स है, तो आई होप कि 5 मार्क्स या 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एग्जाम्पल्स स्टार्ट कर लेते हैं। वही बैग और एग्जाम्पल्स हम फॉर्म करते हैं। सो अगेन वी हैव अ बैग, ये हमारे पास एक 2 बैग्स हैं। 2 बैग्स का ले रहा हूँ, मैक्सिमम 3 पार्टीशन तक आ सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट बैग में हमारे पास 2 वाइट बॉल हैं और यहाँ पे 3 रेड बॉल हैं, कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ पे 4 वाइट बॉल हैं और यहाँ पे 5 रेड बॉल है। ओके, अब टोटल प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हैं तो आप यहाँ पे ट्री डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्री डायग्राम अब आप क्वेश्चंस में आ रहा होगा, ट्री डायग्राम क्या है देख लेते हैं। कुछ ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं है, बट सिंपल सा हम चीज़ों को एक साथ अरेंज कर लेते हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स अभी भूल जाइए, आप यूज़ करेंगे बट थोड़ी देर के लिए हम ट्री डायग्राम पे आ जाते हैं। आपके पास है, सपोज करो ये है बैग 1 और ये है बैग 2। इसमें जो भी बॉल वगैरह हैं ये आप ध्यान में रखिए अपने, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका सारी कंडीशंस को ट्री डायग्राम निकालते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड बॉल्स। बेस थ्योरम डिफरेंट हो गई,
हमें रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो सिंपली निकाल देते फर्स्ट बैग से सेकंड बैग से, बट रेड बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी तो सिंपली हम देख लेते हैं। ओके, अगर आपने फर्स्ट बैग सेलेक्ट किया है तो पहले तो आप बैग सेलेक्ट करोगे, यही तो प्रोसेस होगा नॉर्मल लाइफ में। फर्स्ट यू सेलेक्ट द बैग, तो दोनों ही बैग को सेलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, हाफ हाफ। तो यहाँ पे ये है, ये था बैग सेकंड, यहाँ से हम करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाफ, और इसकी भी प्रोबेबिलिटी हाफ। अब रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड कितनी है, 3 है, और क्या आपने फाइंड आउट टोटल बॉल कितनी है, 5 है, 3/5। यहाँ पे क्या होगी, रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, 5 रेड है, टोटल कितनी है, 5 + 4 9 बॉल्स। तो रेड बॉल निकालने फर्स्ट बैग आपने सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और सेकंड बैग सेलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेड बॉल्स की, और हमें रेड बॉल्स निकालना है। तो रेड बॉल्स, सेलेक्टिंग रेड बॉल्स इज हाफ बैग की इंटू 3/5 प्लस 1/2 बैग की, और फिर उस बैग से रेड बॉल की 5/9। सो दिस इज द सिचुएशन। तो ये ओवरऑल आंसर हो जाएगा 1/2, जो भी आंसर हो जाएगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये आंसर आपका हो गया 45 27 प्लस 25। ओके, सो दैट इज 52/90। दिस इज द केस। तो ये आपने देखा, हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही यूज़ की, बट आपको मैंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया है। अब देखिए हमने यूज़ क्या क्या किया है। देखिए हमारा टारगेट था ए को निकालना, एक ऐसी इवेंट है रेड बॉल ड्रॉ करने की, रेड बॉल ड्रॉ करना, रेड बॉल की। अब हमें रेड बॉल निकालना था, अगर हमने E1 E2 क्या है, फर्स्ट बैग एंड सेकेंड बैग। E2 क्या है, ये है फर्स्ट बैग सिलेक्शन, फर्स्ट बैग सिलेक्शन सिलेक्शन, और ये है सेकेंड बैग का सिलेक्शन, सेलेक्टिंग सेकेंड बैग एंड सिलेक्शन ऑफ सेकेंड बैग एंड फर्स्ट बैग। तो इनकी प्रोबेबिलिटी, चूंकि 2 इवेंट्स हैं यहाँ पे हमें करना है, तो 50-50 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1/2, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा। अब मैं किसका यूज़ कर रहा हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम जो हमने पढ़ रखी है उसका यूज़ कर रहा हूँ। इनडायरेक्टली मैंने वही यूज़ किया वहाँ भी, बट वो थ्योरम्स के फॉर्म में था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, रेड बॉल निकालने की। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, थ्योरम सेज P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। यही तो है, ये है अकॉर्डिंग टू टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ E1 मीन्स 1/2। अब A/E1 का मीनिंग क्या हो गया, आपने फर्स्ट बैग को सेलेक्ट किया, E1 मीन्स E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, देन इफ E1 इज ऑलरेडी अकर्ड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगी, मीन्स फर्स्ट बैग सेलेक्ट कर लिया तो हमें उस बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/5 प्लस ऐसे ही सेकंड बैग सेलेक्ट कर लिया तो वहाँ से रेड बॉल निकालने की 5/9। यही तो हमने वहाँ भी किया था। तो यही है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज़ करके। तो इनडायरेक्टली ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमें आते हैं, बट उनको एक थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो थिंकिंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो भी बताया जा रहा है आप जरूर एक बार सोचिए, रियलाइज़ करिए क्या हो रहा है नॉर्मल लाइफ में। आपके सामने 2 बैग्स हैं, दोनों में डिफरेंट कलर्स की बॉल्स हैं। अब आपको एक बैग सेलेक्ट करना है, फिर फाइंड आउट करना है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अब बेस थ्योरम हम कब पढ़ रहे थे, हमारा बॉल सिलेक्शन हो चुका है, हम रिवर्स जा रहे हैं कि फर्स्ट बैग से निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो दिस इज द केस ऑफ बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम इज टोटली डिफरेंट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेस थ्योरम, कंडीशंस के ऊपर होती है और वहाँ पे रिवर्स होती है। अब हमारा जो अगला स्टेटमेंट स्टार्ट होगा दैट इज द बेस थ्योरम। अब नेक्स्ट टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक बायस थ्योरम। बायस थ्योरम तो इसकी हिस्ट्री जो मैंने स्टार्ट की थी क्लास स्टार्ट होने के पहले,
अब ये थ्योरम्स हम स्टार्ट करेंगे। पार्टीशन ऑफ द सेट एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स हमने देख लिया है। अब बायस थ्योरम में कहाँ पे यूज़ करेंगे? बेस थ्योरम में। बेस या बायस, आपको लग रहा होगा कि मैं दो बार अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बोथ आर सेम थिंग्स। बेस भी बोलते हैं, बायस भी बोलते हैं। थोड़ा सा जर्मन मैथमेटिशियन थे तो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन अलग अलग जगह देखने को मिलता है। तो आप स्पेलिंग यही है, बाकी आप प्रोनाउंसिएशन के लिए कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। सो बायस थ्योरम्स का जो मेन स्टेटमेंट आपकी बुक में है, पहले मैं वो आपको बता देता हूँ, फिर उसको हम कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पे एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक का आपको इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि MCQ वहाँ से आ सकती है, तो ऐसा ना हो कि आपको उसका एप्लीकेशन आता रहे बट जो मेन थ्योरम्स है वो भूल जाओ आप। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेट E1, E2 and ... En are non-empty partition of non-empty, empty means E1 E2 में से कोई फाई नहीं होना चाहिए, empty partition of S मीन्स सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस के ये सारे पार्टीशन है, मीन्स जो पार्टीशन का कॉन्सेप्ट था सारा यहाँ पे फुलफिल होगा। पार्टीशन के क्या कॉन्सेप्ट थे? द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन इज E1 E2, E1 में से आपस में इंटरसेक्शन उनका फाई होगा, उनका यूनियन हमें पूरा सैम्पल स्पेस देगा, ये सारा कॉन्सेप्ट थे। और फिर भी वहाँ से एक ए इवेंट एसोसिएट करेगी। A इज़ द इवेंट एसोसिएटेड विद ऑल पार्टीशन, जहाँ पे जैसे मैंने डिफाइन किया है टोटल प्रोबेबिलिटी में सारा कुछ होगा। तो आपका बेस बहुत क्लियर है। तो यहाँ पे देन अकॉर्डिंग टू कंडीशनल, हाँ बेस थ्योरम को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी बोलेंगे और बेस थ्योरम को हम क्या और बोलेंगे? रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। मैंने बता दिया था लॉजिक आपको। तो अभी देन स्टेटमेंट सेज देन प्रोबेबिलिटी इफ A इज ऑलरेडी अकर्ड। A मीन्स रेड बॉल, वहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था रेड बॉल निकल चुकी है बैक से। अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैक फर्स्ट से सिलेक्शन हो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये बैक सेकंड से सिलेक्शन हो। मतलब हम रिवर्स कर रहे हैं इवेंट्स को, जो हमारा इवेंट सिलेक्शन का प्रोसीजर है हम रिवर्स की तरफ लुक कर रहे हैं ना, वी आर गोइंग टू लुक बैकवर्ड, दैट्स इज द केस ऑफ रिवर्स प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे किसी भी सारे इवेंट से एसोसिएटेड है, तो सपोज ith पार्टीशन से बोला जा रहा है कि if A is already occurred, then what is the probability of conditional probability of EI? Then this can also be okay. तो इस केस में जहाँ पे EI की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट पार्टीशन से आपको पूछा जा सकता है, सेकंड पार्टीशन से। पार्टीशन को ऐसे दिमाग में रखिए आप, बैक्स आर द पार्टीशंस, फर्स्ट बैक सेकंड बैक, दीज आर द पार्टीशंस, क्योंकि सारे बैक को मिलाने से पूरी कंप्लीट आपकी सैंपल स्पेस हो जाएंगे। और ये क्या है? वही रेड बॉल वाला। तो थोड़ा थोड़ा आपने जो फार्मूले हैं उनको कहीं ना कहीं जो आपको कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उनसे थोड़ा सा एक बार मैच करते रहिए, और ये आपको करना है। देन एज बेस थ्योरम सेज P ऑफ EI अपॉन A इज इक्वल टू, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर एक दो लाइन में इसका प्रूफ बता देंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। EI इंटू P ऑफ AEI divided by summation P of EI and P of A by EI, and I varies from 1 to n। n मीन्स जितने भी पार्टीशन होंगे। अब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऐसा परेशान मत होना कि अरे ये तो बहुत टफ हो गया, क्या है ये। आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, और स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत वेरी सिंपल स्टेटमेंट इट इज। A event is already occurred, then what is the probability of EI is equal to P of EI into A by EI अपॉन जो डिनोमिनेटर है दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वही है डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहाँ पे परेशान होना तो बिल्कुल नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट आया कहाँ से। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और इजीली क्रिस्टल लाइक क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे ध्यान दीजिए आप, बहुत आसान होगा आपको। तो
तो ये तो स्टेटमेंट हो गया, एमसीक्यू में कहीं आता है तो आपके एमसीक्यू टिक करने के लिए। अब स्टेटमेंट कहाँ से आया, थोड़ा सा 1-2 मिनट में ये भी देख लेते हैं। सपोज हमें फाइंड आउट करनी है किसी पर्टिकुलर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इफ ए इज ऑलरेडी अकर्ड, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सेज पी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए के लिए हमने टोटल प्रोबेबिलिटी अभी जस्ट पढ़ी हुई है, एंड पी ऑफ ई आई अपॉन ए दिस इज इक्वल टू पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। ये तो न्यूमरेटर में हो गया है, ये तो न्यूमरेटर में हमने कर दिया, अपॉन पी ए क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या था, पी ऑफ ई वन इंटू पी ऑफ ई वन अपॉन ए बाई ई वन। ई वन है तो ए बाई ई वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बाई ई वन प्लस पी ऑफ ई टू पी ऑफ ए बाई ई टू डॉट 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 लास्ट वाला हमारा लास्ट इवेंट जो होगा पी ऑफ ई आई अपॉन ए बाई ई आई। ई एन है तो यहाँ पे ई एन हम लास्ट में कर देते हैं, सपोज ई आई तो जनरल था। तो यही तो है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और इसी को हमने समेशन में यूज़ कर दिया है। तो पी ऑफ ई आई ओके इंटू पी ऑफ ए बाई ई आई। अब यहाँ से तो हो गया, अगर ई आई यहाँ पे तो यहाँ डिनोमिनेटर में होना चाहिए, इतना तो आपने भी लॉजिक समझ लिया होगा। सारा कुछ एक बार नोट कर लीजिए, फिर उसको एक बार वापस इंट्रोस्पेक्ट करिए कैसे हो रहा है ये, फिर थिंकिंग करिए थोड़ी सी, तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका ये पोर्शन। बट थोड़ा सा थिंक करना पड़ेगा क्वेश्चंस के ऊपर। i इज इक्वल टू 1 to n, ये समेशन से हमने कर लिया। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, दिस इज द बायस थ्योरम, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, एंड दिस इज आल्सो नोन एज रिवर्स प्रोबेबिलिटी। अब अगर 3 इवेंट्स का केस है जो आपके नॉर्मल सिलेबस में है, 3 इवेंट्स तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 इवेंट का ही क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको अगर हम पर्टिकुलर केस करें तो E1 E2 E3 3 इवेंट्स होंगी। सपोज करो हमें E1 अपॉन ए फाइंड आउट करना है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बैग फर्स्ट 3 बैग्स हैं, सपोज सबको बैग से कनेक्ट कर लेते हैं, केसेस तो अलग अलग आएंगे, सिचुएशंस अलग अलग आएंगी, बट हम सारा एग्जांपल्स बैग से कनेक्ट कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट एक जगह फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा E1 इंटू पी ऑफ ए बाई E1 ओके। अब नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बैग का सिलेक्शन, देन ए का प्रोबेबिलिटी इफ फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड ओके। सो फिर पी ऑफ E2 देन ए की प्रोबेबिलिटी इफ सेकेंड बैग इज सेलेक्टेड। ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा पी ऑफ E3 इफ थर्ड बैग इज सेलेक्टेड। 3 बैग्स के आएंगे और ये फार्मूला हम बार बार यूज़ करेंगे। बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा, जो E1 हमने लिखा हुआ है, अगर हमने सेकंड बैग के लिए कंडीशन मांग ली तो यहाँ पे E2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ इस प्लेस पे डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहेगा। E3 हो गया तो यहाँ पे E3 हो जाएगा, तो ये चेंजेस हो सकते हैं ओके। तो आई थिंक अब फार्मूला आप एक बार आराम से लिख लीजिए, देख लीजिए। एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा, और आज की क्लास लास्ट एक क्वेश्चन जरूर करना है, हमें कंपेयर भी करना है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम इज़ डिफरेंट, बेस थ्योरम इज़ डिफरेंट, क्या कॉन्सेप्ट थे। अगर आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखोगे तो आई श्योर यू कि आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और जो मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा सा उसको कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करिए। चलिए क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभी मैं एग्जांपल्स भी लेने वाला हूँ आपके लिए 3 बैग्स का। सपोज हमारे पास बैग है फर्स्ट बैग ओके। तो यहाँ पे मैं यूँ बैग बनाता हूँ, यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट बैग, बैग 1। यहाँ पे हमारे पास बॉल्स आप जितनी भी कलर्स की कर सकते हैं, हम नॉर्मली हम 2 कलर्स के साथ ही डील कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे 2 वाइट बॉल्स, 3 रेड बॉल्स ओके। दिस इज बैग 1 and bag 2 contains 3 white balls and 2 red balls okay। bag 3 contains
4 वाइट बॉल्स एंड 1 रेड बॉल्स। ठीक है, ये आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मैंने। नाउ क्वेश्चन इज वी हैव 3 bags containing 2 white balls, 3 red balls. Second bag is containing 3 white, 2 red. Third bag is 4 white and 1 red. Now 1 ball is selected at random. क्वेश्चन आपका लिखिएगा 1 ball is selected at random. At random means बिना किसी प्लानिंग के हमने डायरेक्टली सेलेक्ट कर दिया at random. Then and found red, उसका कलर रेड आया। वही सारी सिचुएशंस आपके आँख पे पट्टी बंधी हुई है आप। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, दैट इट इज सेलेक्टेड फ्रॉम बैक टू। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इसको हमने बैक टू से सेलेक्ट किया है। क्लियर? तो दिस इज द केस ऑफ बायस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पे हम रिवर्स कर रहे हैं इवेंट्स को। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना कि ये बेस थ्योरम से होगा, हमने आपको बता दिया। अगर आपने पूरा स्टार्टिंग से क्या कॉन्सेप्ट थे अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में होगा। रिवर्स प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। ओके, तो ये है, आप क्वेश्चंस लिख लिया होगा आई होप। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड बैग से हमें निकालना है और सिलेक्शन क्या है हमारे पास, रेड बॉल्स का सिलेक्शन है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। बेस थ्योरम से भी स्टार्ट कर देंगे हम, और भी हमारे पास तरीके हैं, कई तरीकों से हम इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बेस थ्योरम डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि वही डिस्कशन चल रहा है। सेकेंड बैग से सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम सारी E1 E2 लिख लेते हैं। E1 इज द फर्स्ट बैग, E2 इज द सेकेंड बैग एंड E3 इज द थर्ड बैग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर सारे बैग के साथ कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये लेके चलेंगे कि सारे बैग का सिलेक्शन इक्वली है, मीन्स 1/3 1/3 1/3। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ए क्या है, ए इज द सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल्स। रेड बॉल सारे में है, देखना आप, पार्टीशन हुआ है यहाँ पे E1 E2 E3 में, रेड बॉल सभी में है। सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल्स का सिलेक्शन। ओके, अब फर्स्ट बैग आपने रेड बॉल सेलेक्ट कर ली है। आपने रेड बॉल, फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकालने की, मीन्स बैग तो पहले सेलेक्ट किया E1, अब यहाँ से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल्स कितनी है, 3 हैं। टोटल बॉल्स कितनी है, 5 हैं। तो ये A/E1 हमने फाइंड आउट कर लिया, ध्यान से देखते जाइएगा। ऐसे सेकंड वाले बैग को आपने सेलेक्ट किया, ऑलरेडी अकर्ड। देन रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ पे 2/5 हो गई। ऐसे ही थर्ड बैग में अगर आ जाइए आप A/E3, तो यहाँ पे रेड बॉल 1 है, टोटल बॉल 5 है, तो 1/5 हो गई। अब आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारी बॉल है, रेड बॉल है, उसका सिलेक्शन कहाँ से हुआ और सेकंड बैग से इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो बेस थ्योरम सेज आपने रेड बॉल तो कंप्लीट हो गई है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है E2/A। ध्यान रखिएगा, ये आपको करना है। सो दिस इज द सिंपल केस ऑफ, यहाँ पे P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2। ये तो आपको ध्यान ही होगा, यहाँ से ये रिवर्स हो जाएगा, जहाँ डिनोमिनेटर में होगा ये चीज़ें कॉमन होंगी। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी, मीन्स P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 एंड P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3। ओके, तो सिंपली आप वैल्यू पुट करते जाइए। E2 की वैल्यू P ऑफ E2 1/3 इंटू P ऑफ A/E2, यहाँ पे फाइंड आउट किया है सारी वैल्यूज, 3/5 2/5 एंड 1/5, तो ये होगा 2/5 एंड डिनोमिनेटर इज 1/3 इंटू 3/5 प्लस
1/3 इंटू 2/5 प्लस 1/3 इंटू 1/5. सो फाइनली 1/3 कॉमन हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, हमारे पास आएगा 2/5 अपॉन 3/5 2/5 एंड दैट इज 6/5. और फाइनली हमारे पास आएगा 2/6 दैट इज 1/3. प्रोबेबिलिटी इज द नंबर ऑलवेज लेस देन 1, ये ध्यान रखना है. सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गई E2 अपॉन A की. ये है बेस थ्योरम पे रिलेटेड ये क्वेश्चंस. आई होप आप समझ गए होंगे. यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी. ओके, तो सिंपल केसेस हैं बेस थ्योरम से रिलेटेड और बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सकते हैं. ओके, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि फर्स्ट बैग से निकालेंगे बॉल को, क्या प्रोबेबिलिटी होगी हम सेकंड बैग से निकालेंगे. सो सिंपल केस इट इज़. ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 12.3 NCERT की. काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है.